Friends, very good morning to all of you. Welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So, today we are going to talk about class 12th, second chapter of Flamingo, Lost Spring. This chapter has been divided by two parts and it has been written by Anish Young. She is very impressive writer and always she write about our society evils. Now, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसका नाम है साहिब और नरेटर के बीच में बातचीत होती है। तो नरेटर बोलते हैं कि मैं रोज़ इस बच्चे को देखती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि आप ऐसा क्यों करते हो। तो वह जो छोटा सा बच्चा है साहिब, वह बोलता है कि वह इस गार्बेज में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा है कि वह कुछ ढूंढ रहा है, जैसे कि वह गोल्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस गार्बेज में। गार्बेज जानते हैं, जो कचरे का डंप लगा होता है, उससे उन बच्चों का जीवन यापन चलता है। तो नरेटर उस बच्चे से पूछती हैं कि मैं रोज़ तुम्हें ऐसा करते हुए देखती हूँ, तो तुम ऐसा क्यों करते हो। तो जो बच्चा होता है वह बोलता है कि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे यहाँ पर सोना मिल जाए। सोने का मतलब यहाँ पर है, गोल्ड का मतलब यहाँ पर है वो चीज़ें जो कि बड़े घर के लोग फेंक देते हैं, जो अमीर लोग होते हैं वो कचरे में फेंक देते हैं, और उन्हीं चीज़ों को बिन करके वह बच्चे अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा आपके एरिया में भी बहुत ऐसे रैग पिकर्स होंगे, जो कूड़ा बिनने वाले लोग आते हैं, जिससे कि वह अपनी जीविका चलाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी उन छोटे बच्चों को उस गार्बेज में 1 रुपये या 10 रुपये भी मिल जाता है, जो उनके लिए सोने के समान होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है साहिब, उसके घर परिवार के बारे में नरेटर ने जब पूछा, तो जो साहेब है वो बोलता है कि उसे तो याद नहीं है, उसकी मेमोरी में नहीं है कि उसका परिवार कैसा है, वह कहाँ से आया है। लेकिन उसकी माँ बताती है कि उसके पास पहले एक घर हुआ करता था जो कि ढाका में था। बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आई, जिसकी वजह से उसका जो घर है, जो हरे भरे खेतों के बीच में था, वो उजड़ गया, वो खत्म हो गया। अब उनके पास जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था, तो वह अब ढाका से यहाँ आ गए हैं इंडिया में, दिल्ली में, ताकि वह अपना पेट पाल सके। इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो रैग पिकिंग करके अपना जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं। रैग पिकिंग, उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा? क्योंकि रैग पिकिंग का जो काम है, कूड़े बिनने का जो काम है, वह ढाका में रहने से बहुत अच्छा है। ढाका की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वहाँ पर जीवन यापन ठीक से किया जा सके। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, इनका जो परिवार है, ये सब लोग बड़े शहरों में चले गए ताकि कूड़ा बिन करके वह अपने जीवन का ठीक तरीके से आनंद ले सकें, वह जीवन को ठीक तरीके से व्यतीत कर सकें। उनके पास जीविका के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। तो अब बात हो रही है साहिब और नरेटर के बीच में, राइटर के बीच में। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक दिन राइटर लड़के से प्रश्न पूछता है कि आप इसके अलावा कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते। तो जो छोटा बच्चा है, जो साहिब है, वो बोलता है कि इसके अलावा उसके पास दूसरे काम का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा वह दूसरा कोई भी काम नहीं कर सकता। राइटर लड़के से पूछती है कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो बोलता है कि हाँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा। तो इसी तरीके से एक दिन वह छोटा सा लड़का जो है कचरा बिन रहा होता है, राइटर उसके पास आती हैं और बोलती हैं कि आप इस तरह के काम ना करें और आपको स्कूल जाना चाहिए। तो छोटा लड़का होता है, साहब होता है, वो बोलता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो स्कूल ज़रूर जाऊंगा। तो राइटर मजाक में बोल देती हैं कि अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम मेरे स्कूल में आओगे पढ़ने के लिए। तो जो छोटा बच्चा होता है बोलता है बिल्कुल मैं आऊँगा आपके स्कूल में पढ़ने के लिए। कुछ दिनों के बाद साहिब राइटर को देखता है और उनके पीछे दौड़ता है और उनसे पूछता है कि क्या आपका स्कूल खुल गया, क्या आपका स्कूल बन करके तैयार हो गया। तो राइटर बोलते हैं कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है, स्कूल इतना जल्दी नहीं बन जाता। और राइटर ने कभी नहीं सोचा था कि वह कोई स्कूल खोलेंगे, और उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो स्कूल खोलें। राइटर ने तो बस ऐसे ही कह दिया था उस छोटे से बच्चे से स्कूल आने के लिए, मजाक में। राइटर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है अपने इस प्रश्न पे जो उन्होंने उस छोटे बच्चे से किया था। उन्होंने जो उस छोटे बच्चे को ऑफर दिया था, उस पर राइटर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक छोटे बच्चे से उन्होंने एक ऐसा वादा कर दिया जो कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। लेकिन उस छोटे बच्चे को, साहिब को, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि इस तरह के वादे उनसे बहुत बार किए जा चुके हैं जो कि कभी पूरे नहीं हुए।
उनके सामने इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस आ चुकी हैं। बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, उनसे ऐसे वादे हमेशा करते रहते थे और उन्हें कभी पूरा नहीं करते थे। तो साहिब को रत्ती बात भी फर्क नहीं पड़ा उनके इस झूठे वादे से। लेकिन जो राइटर थी उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। उनको शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उन्होंने एक झूठा वादा कर दिया था उस बच्चे से कि वह स्कूल जाएगा और राइटर के स्कूल में जाएगा, क्योंकि राइटर एक स्कूल खोलने वाली है। तो राइटर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई अपने द्वारा किए हुए इस झूठे वादे से। लेखक राइटर को काफ़ी महीनों से जानती थी, कुछ महीनों से जानती थी, क्योंकि वह उनके घर के बगल में आकर के कचरा बीनता था। लेखक ने एक बार उस छोटे बच्चे से उसका नाम पूछा, तो उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम साहिब है, साहिब आलम। उस बच्चे का नाम और उस बच्चे का काम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। हालांकि उस बच्चे को तो पता भी नहीं होगा साहिब आलम का मतलब क्या होता है। साहिब आलम का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। और वह छोटा सा बच्चा जो कि रैग पिकिंग करता है, उसके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। उसे खाना खाने के लिए भी उस कचरे के ढेर में जाना होता है, उस कचरे के ढेर से कुछ उठाना होता है, कुछ कीमती चीज़ें उठानी होती है जिसको जा करके वह बाजार में बेच सके। लेखक बोलता है कि उस बच्चे का नाम और उस बच्चे का काम दोनों एक दूसरे के विपरीत था, और उसे अगर उसके नाम का मतलब बताया जाता तो वह विश्वास भी नहीं करता कि उसके नाम का मतलब द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड का स्वामी। इस तरह के बच्चों की पूरी फौज होती थी जो कि रैग पिकिंग करते थे, और उन बच्चों के पैरों में शूज नहीं होते थे, जूते नहीं होते थे। एक बार लेखक ने उन्हीं बच्चों में से पूछा कि आप लोग जूते क्यों नहीं पहनते हो, तो हर बच्चों ने अलग अलग तरह के उत्तर दिए। जैसे एक बच्चा उत्तर देता है कि उसकी माँ ने शूज सेल्फ के ऊपर रख दिए थे इसलिए वह शूज नहीं पहनता। एक बच्चा उत्तर देता है कि उसे शूज पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर उसको शूज मिल भी जाए तो भी वो शूज नहीं पहनेगा। एक तीसरा बच्चा जो वहीं पर खड़ा हुआ था, उसने दोनों पैरों पर अलग अलग तरह के शूज पहने हुए थे, वह अपने पैरों को पीछे सिकोड़ता है ताकि लेखक राइटर उसके शूज में हुए उस छेद को, उस फटे हुए शूज को ना देख पाए। हालांकि ये सारे लोग अलग अलग अपना एग्जाम्पल देते हैं शूज ना पहनने का, अलग अलग एक्सक्यूज देते हैं कि वह शूज क्यों नहीं पहनते। लेखक बोलता है ऐसा नहीं है कि ये बच्चे शूज नहीं पहनना चाहते, बस ये बहाना बना रहे हैं कि इनके पास शूज नहीं है, और ये बहाना बना रहे हैं कि किस तरीके से वह बहाना फिट हो जाए कि ये शूज क्यों नहीं पहने। लेखक बोलती हैं कि वह काफ़ी जगह गई हैं ट्रैवलिंग करने के लिए, और जब उन्होंने ट्रैवलिंग की तो इस तरह के काफ़ी बच्चों को देखा हुआ है जो शूज़ नहीं पहन रहे थे। उनके पास शूज़ होते थे तो भी वह शूज़ नहीं पहनते थे। यह एक परंपरा थी नंगे पैर रहने की, वह शूज़ नहीं पहनना चाहते थे। अब लेखक को समझ में आता है कि वह बच्चे उस तरह के काम क्यों करते थे, उनको शूज़ पहनने में दिक्कत क्यों होती थी। दिक्कत इसलिए होती थी क्योंकि उनके पास शूज़ नहीं होते थे, और यह कोई परंपरा नहीं थी, बस वह अपने शूज़ ना पहनने के कारण को छिपाने की कोशिश करते थे इस परंपरा का नाम दे करके कि उनके यहाँ पर शूज़ नहीं पहना जाता है। लेखक उडुपी के एक रहने वाले आदमी द्वारा बताई गई एक कहानी का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि उस आदमी ने बताया कि जब वह छोटा बच्चा था तो स्कूल जाते समय रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, उसके पिता उस मंदिर के पुजारी थे। तो वह छोटा बच्चा वहाँ पर जा कर के प्रार्थना करता था भगवान से कि उसे एक जोड़ी जूते भेंट कर दे, एक जोड़ी जूते भगवान उसे दिला दे। 30 साल बाद लेखक फिर उस जगह पर गई और उन्होंने देखा कि एक यंग बॉय, जवान लड़का ग्रे कलर की स्कूल यूनिफॉर्म में दौड़ता हुआ आ रहा है। उसने अपना बैग जो सामने टेबल रखी थी वहाँ पर पटक दिया। वहाँ पर रेड और वाइट कलर की चेयर्स भी थी, तो उस बच्चे ने वहाँ पर अपना बैग पटक दिया और उसने शूज़ पहने हुए थे। और उस मंदिर का पुजारी उस मंदिर के पीछे रहता था। तो लेखक को यह पता चला कि 30 सालों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। 30 सालों में वहाँ पर रहने वाले पुजारी को वेतन भी मिलने लगा है और वह इतना कैपेबल हो चुका है कि वह अपने बच्चों को शूज़ पहना सके, यूनिफॉर्म दिला सके, स्कूल भेज सके। उस बच्चे ने भगवान से प्रार्थना की कि कभी उसके शूज़ ना खोए, और ऐसा ही हुआ। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उस बच्चे के शूज़ कभी नहीं खोए। तो इससे ये पता चलता है कि वह जो छोटा बच्चा था
उसकी भगवान ने प्रार्थना सुनी और उस छोटे बच्चे को चीज़ों की अहमियत पता चली। तो जो वंचित लोग होते हैं, जिनको सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उन बच्चों को अहमियत पता होती है उन चीज़ों की जो हम लोग यूज़ नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं, या फिर यूज़ की और कुछ समय बाद फेंक दी। तो उन गरीब लोगों को, वंचित लोगों को चीज़ों की अहमियत पता होती है। अब जो राइटर है वह दिल्ली के एक सीमापुरी की घटना बता रहा है। दिल्ली के सीमापुरी में ये रैग पिकर्स है, सारे लोग रहते हैं। तो राइटर वर्णन करेगा दिल्ली में रहने वाले इन सारे लोगों की, इन सारे लोगों के घरों की, किस तरीके का घर है वहाँ पर, किस तरीके के लोग रहते हैं वहाँ पर। तो इन सारे लोगों का वर्णन करेगा। दिल्ली के बाहरी इलाके में, दिल्ली की बाहरी सीमा में एक प्लेस है जिसका नाम सीमापुरी है, और यहाँ पर इस तरह के सैकड़ों लोग, हजारों लोग रहते हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके आए हुए हैं रैग पिकिंग करने के लिए। ये वो लोग हैं जहाँ पर भी इनको रैग पिकिंग का ऑप्शन मिलता है उसी शहर में बस जाते हैं जा करके। जहाँ पर भी इनको जीविका का साधन मिलता है वहीं पर रह जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं। घर किस तरह के होते हैं? इनके घर मिट्टी से बने होते हैं, इनके छतों में टूटी फूटी टीन लगी होती है, फटे हुए चद्दर लगे होते हैं, और ये सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। इनका घर गंदी जगह पर होता है, गंदगी बहुत होती है इनके घरों पर। और जो भी ये अपना घर बनाते हैं, जिस भी चीज़ों से अपना घर बनाते हैं, वो सारी इधर उधर कचड़े से बनी हुई चीज़ें होती हैं, या फिर कहीं से इधर उधर से मांगी हुई चीज़ें होती हैं। इस तरह के माहौल में ये लोग रहते हैं। कभी भी इनके पास सफाई की व्यवस्था नहीं होती और इनकी बस्ती मलिन बस्ती या अस्वच्छ बस्ती होती है। यह सारे लोग अपनी जीविका चलाने के लिए रैग पिकिंग का काम करते हैं। इनके पास कोई दूसरा काम भी नहीं है, क्योंकि ये दूसरे देश से आए हुए हैं और यहाँ पर रैग पिकिंग कर रहे हैं। जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो वोट लेने के लिए इन सारे लोगों का आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना देते हैं, और उसके बदले में इनको कुछ राशन मिल जाता है। इन लोगों का खाना पीना चल जाता है और उन नेताओं को, उन पॉलिटिशियंस को वोट मिल जाता है। बस इतनी सी जो तालमेल है नेताओं और लोगों के बीच में, इसके अलावा और कुछ नहीं। इनको कभी व्यवसाय नहीं दिया जाता, इनको रहने के लिए घर नहीं दिया जाता। ये सारी सुविधाएं हमारी सरकार द्वारा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। तो यह वर्णन लेखक करती हैं इन लोगों के घरों के लिए, इन लोगों की बस्ती के लिए, कि किस तरह से लोग रहते हैं और इनकी बस्ती किस तरीके की होती है। इनके घर वालों का जो एक मेन मोटो होता है वो ये होता है कि रैग पिकिंग करके इन छोटे बच्चों का पेट पाला जाए, और ये छोटे बच्चे भी अपने घर वालों का, अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं रैग पिकिंग करने के लिए। आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, जो नालियाँ होंगी, जो कचरे का डंप लगा रहता है, यहाँ पर इस तरह के लोग आते हैं जो रैग पिकिंग करते हैं। उन कचरे से, गंदी चीज़ों से कुछ ऐसी यूजुअल चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं जिनको ये लोग यूटिलाइज कर सकें या मार्केट में बेच सकें। एक सर्दी की सुबह लेखक ने साहिब को एक टेनिस क्लब के बाहर खड़े हुए देखा। उसके बाहर एक बाड़ लगी होगी, वहाँ पर खड़े हुए देखा। तो वह साहिब जो था, दो लोगों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। उसने बताया कि साहिब ने बताया कि उसका जो झूला झूलने की इच्छा है वह यहाँ का गार्ड पूरी करवा देता है, उसको थोड़ी देर के लिए झूला झूलने की अनुमति दे देता है, लेकिन वह कभी टेनिस नहीं खेल पाया। उसकी टेनिस खेलने की इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। तो राइटर ने जब उसको देखा तो साहिब ने शूज़ पहने हुए थे, वह टेनिस शूज़ थे, आगे से थोड़ा सा फटे हुए थे, और किसी अमीर घर के बच्चे ने इसे फेंक दिया होगा क्योंकि इस शूज़ में 1 या 2 छेद हो गए थे। साहिब को इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने जो शूज़ पहने हुए हैं उसमें 1 या 2 छेद हैं। साहिब चाहता था शूज़ पहनना और उसके शूज़ पहनने की इच्छा ही पूरी हो गई, इसलिए साहिब को बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है 1 या 2 छेद से, क्योंकि उसके जीवन में कभी यह पल आया ही नहीं कि वह नए शूज़ पहन सके या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर सके जो कि बेसिक नीड्स से ऊपर होती हैं, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं इससे ऊपर होती हैं। हालांकि जो साहिब है उसके टेनिस खेलने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, पर उसके शूज़ पहनने का सपना आज पूरा हुआ, क्योंकि उससे किसी ने शूज़ कचड़े में फेंके होंगे तो साहिब ने वो शूज़ उठा लिए थे। उस शूज़ में 1 या 2 छेद थे, तो साहिब को इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका जीवन वैसे भी बहुत बुरी कंडीशन में गुजर रहा है। तो यह उसके लिए ऐसा ही था जैसे कि उसको कुछ गोल्ड मिल गया हो। एक सुबह साहिब को लेखक देखती हैं, वह दूध के कंटेनर लिए हुए दूध डेयरी पर जा रहे हैं दूध लेने के लिए। जो साहिब हैं
वह दूध डेयरी पर दूध लेने के लिए जा रहे हैं। लेखक ने उनसे पूछा कि ये लेकर के आप कहाँ जा रहे हो? तो साहब ने बताया कि उसको नौकरी मिल गई है एक टी स्टॉल पर, तो वह दूध लेने के लिए जा रहा है। उसे 800 रुपये महीना वेतन दिया जाता है और खाना पानी भी दिया जाता है। साहिब के लिए यह एक नौकरी थी और 800 रुपये मिल रहे थे, जिससे कि वह अपने घर वालों को कुछ बेसिक नीड्स पूरी करने में सहायता कर सकता है। परंतु साहिब उखड़ा हुआ लग रहा था, उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, उसके चेहरे पर वो स्वतंत्रता नहीं दिख रही थी। कौन सी स्वतंत्रता? जो वह बैग लेकर के घूमता था। कौन सा बैग? जिसमें वह कचड़ा बीन करके लाता था। उस बैग को लेकर के जब वह घूमता था तो वह लापरवाह दिखता था, उसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं दिखती थी। और यहाँ पर साहब एक बंधक की तरह काम कर रहा था, वह नौकरी कर रहा था, वह स्वतंत्र नहीं था। पहले जब साहब को देखा जाता था तो वह अपना मालिक होता था, स्वयं का स्वामी होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं थी। यहाँ पर तो वह टी स्टॉल पे नौकरी करता था सुबह से शाम तक और 800 रुपये महीना और खाना पानी दिया जाता था उसको। अब साहब बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं था, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ दिख रहा था, उसके ऊपर दिख रहा था कि वह अपना स्वामित्व खो चुका है। इस तरीके से हमने साहब के जीवन को डिस्कस किया, एक ऐसी कंडीशन में जब लोग अपना हौसला हार जाते हैं तो वह छोटा सा बच्चा रैप पिकिंग करके अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा है, अपने परिवार का और अपने जो मित्र हैं उन सब के साथ जीवन के आनंद को लेने की कोशिश कर रहा है। सो थैंक यू, आई होप यू गॉट द स्टोरी इन अ ग्रेट वे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।